माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ बीपीएससी 143 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। ये जो ऐसे क्वेश्चंस लिया हूँ जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। और ये आपका टाइटल है स्टूडेंट्स, देखिए, भारत में राज्य की राजनीति। तो इस जो भी आपका बुक है, ये जो पेपर होंगे, पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो राज्य की राजनीति के अकॉर्डिंग आएंगे, है ना। तो ये राज्य की भारत में जो राज्य है, इन राज्य की राजनीति के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचा। तो ये आपका है स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए, राज्य केंद्र के बीच विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों की विस्तृत क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान एक संज्ञात्मक व्यवस्था स्थापित करता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां का स्पष्ट विभाजन किया गया है। मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या क्या अलग अलग अपनी अपनी क्या दिया गया है, शक्ति दिया गया है संविधान के अनुसार। यह विभाजन मुख्यतः विधायी और प्रशासनिक संबंधों के माध्यम से स्पष्ट होता है। विधायी संबंध में देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेलवे जैसे विषय जिन पर केवल केंद्र शासित संसद कानून बना सकती है। इनमें जो कानून बनाएंगे कौन बनाएंगे? केंद्र के जो संसद होंगे वो कानून बनाएंगे। दूसरा आपका राज्य सूची में प्रशासन आ जाते हैं, जिसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि आदि विषय जिन पर सामान्यतः राज्यों की विधानसभाएं, इसमें विधानसभाएं क्या करती है? कानून बनाती है। तीसरा है सामवर्ती सूची। ये शिक्षा, वन, विवाह, श्रम आदि विषय विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। यदि दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त आपातकाल, राष्ट्रहित या फिर राज्य की सहमति से केंद्र राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। प्रशासनिक संबंध में देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से राज्य सामान्यतः अपने विषयों को प्रशासन स्वयं करते हैं, परंतु संविधान कुछ मामलों में केंद्र और निर्देशन की शक्ति होता है। केंद्र और निर्देशन की क्या होती है? शक्ति होता है, शक्ति देता है, शक्ति देता है। अनुच्छेद 256 से 63 के अंतर्गत केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। केंद्र क्या कर सकता है? राज्यों को क्या दे सकता है? निर्देश दे सकता है, मतलब कि क्या कैसे क्या करना नहीं करना है। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस केंद्र राज्य तथा प्रशासनिक सहयोग का प्रमुख उदाहरण है। राज्यपाल की भूमिका भी केंद्र और राज्य के बीच सेतु का कार्य करता है, सेतु का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है अस्थायी स्वशासन के क्रमोत्तर विकास पर चर्चा कीजिए। अस्थायी स्वशासन लोकतंत्र की नींव माना जाता है, क्योंकि इससे जनता को अपने स्थानीय मामले में सीधे भागीदारी का अवसर मिलता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। प्राचीन भारत में ग्राम सभाएं और पंचायतें स्थानीय प्रशासन की प्रमुख इकाइयां थी, जो गांव के सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक कार्यों का संचालन करती थी। मध्यकाल में केंद्रीकरण बढ़ने से इन संस्थाओं की भूमिका कमजोर हुई, फिर भी गांव स्तर की स्वायत्तता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का व्यवस्थित विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। लॉर्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव स्थानीय प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने जिसके कारण नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की
भागीदारी बढ़ी। 1909, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने स्थानीय संसाधनों को कुछ प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में पंचायती राज को पर्याप्त महत्व नहीं मिला। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों के आधार पर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। बाद में अशोक मेहता समिति 1978 ने इसे अधिकार सशक्त बनाने पर क्या दिया, बल दिया। आपका नेक्स्ट 3 क्या है, भारतीय राज्यों के विकास मॉडलों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। भारतीय राज्यों का, तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राज्यों ने अपनी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग विकास मॉडल अपनाए हैं। इन विकास मॉडलों का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा देना है। तो गुजरात मॉडल की बात कर, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात मॉडल की। तो गुजरात मॉडल औद्योगिकरण, आधारभूत ढांचे, निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर आधारित है। इस मॉडल में तेज आर्थिक विकास और उद्यमशीलता पर विशेष जोर दिया गया है। दूसरा आता है केरल मॉडल। केरल मॉडल मानव विकास पर केंद्रित है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी गई है। कम आय के बावजूद केरल ने उच्च साक्षरता और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त किया। तमिलनाडु मॉडल, इसमें ये तमिलनाडु मॉडल औद्योगिक विकास और सामाजिक न्याय का संतुलन प्रस्तुत करता है। यह कल्याणकारी योजनाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उद्योगों की विकास साथ साथ हुआ। महाराष्ट्र महाराष्ट्र मॉडल शहरीकरण, औद्योगिक विकास और वित्तीय सेवा पर आधारित है, जबकि पंजाब मॉडल हरित क्रांति और कृषि आधारित विकास का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मॉडल में मानव विकास, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है स्टूडेंट्स, क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व का उदय संघीय व्यवस्था, सामाजिक विविधता और क्षेत्रीय असमानताओं का परिणाम है। यह नेतृत्व मुख्यतः स्थानीय समस्याओं, क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक भाषाई मुद्दों पर आधारित होता है। राष्ट्रीय नेताओं की तुलना में क्षेत्रीय नेता जनता के अधिक निकट होते हैं और उनके समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक में नेतृत्व की एक प्रमुख विशेषता स्थानीय हितों की रक्षा है, जो जल, भूमि, रोजगार, भाषा, आरक्षण और संसाधनों के बंटवारे जैसे मुद्दे इनके एजेंडे में प्रमुख रहते हैं। ये नेता अक्सर क्षेत्रीय दलों के माध्यम से राजनीति करते हैं, जैसे डीएमके, डीडीपी, टीडीपी, अकाली दल, शिवसेना आदि। दूसरी ओर क्षेत्रीय नेतृत्व में व्यक्तित्व प्रधान राजनीति में भी देखने को मिलती है, जहां करिश्मा नेता जनता को अपने प्रभाव से आकर्षित करते हैं। कई बार यह नेतृत्व जाति, धर्म या क्षेत्रीय भावनाओं पर आधारित जन समंतर जुटाता है। क्षेत्रीय नेतृत्व का भूमिका केवल राज्य राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि गठबंधन राजनीति के युग में यह केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित करता है। हालांकि कभी-कभी संकीर्ण क्षेत्रीयता और अवसरवाद इसकी सीमाएं भी बन जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संघीय व्यवस्था में होने वाले द्वंद्वों का विश्लेषण कीजिए। आंसर है आपका, भारत की संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है, परंतु व्यवहार में अनेक प्रकार के द्वंद्व देखने को मिलते हैं। इन द्वंद्वों का प्रमुख कारण संविधान में निहित मजबूत केंद्र की अवधारणा है। विधायी क्षेत्र में समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, क्योंकि मतभेद की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है। इससे राज्यों को अपने अधिकार सीमित प्रतीत होते हैं। वित्तीय क्षेत्र में भी द्वंद्व स्पष्ट है। अधिकांश राजस्व स्रोत केंद्र के पास है, जबकि राज्यों पर व्यय यानी खर्च की जिम्मेदारी अधिक है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की कर स्वायत्तता और कम हुई, जिससे वित्तीय निर्भरता बढ़ी। प्रशासनिक स्तर पर राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देना विवाद का विषय रहा है। इसके अतिरिक्त जल विवाद, सीमा विवाद, भाषा तथा संसाधनों के बंटवारे जैसे मुद्दे भी संघीय तनाव को बढ़ाते हैं। केंद्र की योजनाओं का राज्यों पर थोपना भी असंतोष का कारण बनता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 6 है स्टूडेंट, देखिए। शहरी स्थानीय सरकार के विस्तृत संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। भारत में शहरी स्थानीय सरकार को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करना और स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना था। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में नौ भाग 9 के ए और अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड भी जेड से जोड़ा गया। संविधान के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय 3 प्रकार के होते हैं। पहला, नगर पंचायत, जो संक्रमणशील क्षेत्र जिसको बोला जाता है इसमें। नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, छोटे से क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और नगर निगम, बड़े शहरी क्षेत्र। इन संस्थाओं के सदस्यों का चयन प्रत्येक चुनाव द्वारा किया जाता है। प्रत्येक शहरी निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष निर्धारित होता है तथा समय पर चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की क्या होती है? जिम्मेदारी। संविधान में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित है। 12वीं अनुसूची में बाहरी शहरी स्थानीय निकायों के 18 प्रमुख कार्यों का उल्लेख है, जैसे नगर नियोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कें और सार्वजनिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7। प्रवासन या माइग्रेशन तथा वैश्वीकरण के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। प्रवासन और वैश्वीकरण के बीच घनिष्ठ तथा पारस्परिक संबंध है। वैश्वीकरण ने दुनिया को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ दिया है, जिससे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक स्थान से दूसरे जगह जाना, जिससे जिन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पहले की तुलना में अधिक आसान और आवश्यक हो गया। रोजगार, शिक्षा, व्यापार और बेहतर जीवन स्तर की खोज प्रवासन के प्रमुख कारण बने हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और सूचना तकनीक के विस्तार से श्रम की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन तेज हुआ है। आईटी, स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में प्रवासन इसके प्रमुख उदाहरण है। वहीं विकासशील देशों में से विकसित देशों की ओर प्रवासन अधिक समानताओं को भी उजागर करता है। दूसरी ओर प्रवासन वैश्वीकरण को और गति देता है और प्रवासी श्रमिक विदेशी मुद्रा प्रेषण के माध्यम से अपने मूल देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। साथ ही प्रवासी समुदाय सांस्कृतिक आदान-प्रदान, ज्ञान और तकनीक के प्रसार में भी योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलनों की चर्चा कीजिए। आंसर, उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलन क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक अनुभव और राजनीतिक आर्थिक अपेक्षा से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में नागा, मिजो, बोडो, खासी, गारो, मणिपुरो, असमिया आदिवासी समुदायों ने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु विभिन्न आंदोलन चलाए। इन आंदोलन के प्रमुख कारणों में भूमि और वन अधिकारों की रक्षा, सांस्कृतिक भाषाई पहचान, राजनीतिक स्वायत्तता तथा बाहरी प्रवास का विरोध शामिल रहा है। नागा आंदोलन सबसे पुराने आंदोलन में से एक है, जो आत्मनिर्णय और स्वायत्तता की मांग से जुड़ा रहा है। इसी प्रकार मिजो आंदोलन ने प्रारंभ में असंतोष का रूप लिया, पर बाद में 1986 के मिजो समझौते के बाद यह शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया में परिवर्तित हो गया। बोडो आंदोलन इस असम में पृथक राज्य और सांस्कृतिक पहचान की मांग पर केंद्रित रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई है। इन आंदोलनों में कुछ ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया,
और जबकि कई ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी मांगे रखी। केंद्र सरकार ने छठी अनुसूची स्वायत्त परिषदों और शांति समझौते के माध्यम से समाधान का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, केरल के विकास मॉडल की चर्चा कीजिए। आंसर, केरल विकास मॉडल भारत में एक विशिष्ट और चर्चित विकास मॉडल है जो उच्च आर्थिक वृद्धि के बजाय मानव को प्राथमिकता देता है। इस मॉडल की सबसे प्रमुख विशेषता शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर निरंतर निवेश है। सीमित औद्योगिक विकास और कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद केरल ने उच्च साक्षरता दर, लंबी औसत आय, कम शिशु मृत्यु दर और बेहतर स्वास्थ्य संकट तक प्राप्त किए हैं। केरल मॉडल का आधार सार्वभौमिक शिक्षा और सशक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है। प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रसार, महिला साक्षरता और सामाजिक जागरूकता ने मानव संसाधन को मजबूत बनाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पतालों की सशक्त भूमिका रही है। भूमि सुधारों, सामाजिक आंदोलनों और वामपंथी राजनीति ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही, जिससे सामाजिक विकास को क्या मिली, गति मिली। इस मॉडल ने प्रवासी श्रमिकों से विदेशी मुद्रा को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही का भी क्या रही महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। हालांकि केरल मॉडल की सीमाएं भी है, जैसे औद्योगिक विकास की कमी, बेरोजगारी और राजकोषीय दबाव। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में हाल ही के घटनाक्रमों पर चर्चा कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 2017 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य देश में एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था स्थापित करना था। जीएसटी ने केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इस कर प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक साझा कर व्यवस्था लागू की गई, जिससे कर संरचना सरल हुई। जीएसटी परिषद केंद्र राज्य सहयोग का प्रमुख मंच है, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल है। कर दरों, छूटों और नियमों पर निर्णय सहमति से लिए गए जाते हैं, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिला है। हालांकि राज्यों की कर स्वायत्तता कुछ हद तक सीमित हुई है, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से कर दर तय नहीं कर सकते हैं। हाल के वर्षों में राजस्व क्षतिपूर्ति एक बड़ा विवाद रहा है। कोविड-19 के दौरान कर संग्रह में कमी के कारण राज्यों और केंद्र के बीच तनाव बढ़ा। कई राज्यों ने क्षतिपूर्ति में देरी और केंद्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ने की शिकायत की। इसके बावजूद जीएसटी से कर विस्तृत हुआ और कर चोरी में कमी आई। आंतरिक व्यापार को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। अब स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, संघ के कामकाज में संघर्ष के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। स्टूडेंट्स, इसे आप लोग ना वीडियो को रख कर देख लीजिए। टाइम की कमी की वजह से मैं इसे ना रीड कर पाऊंगा और ना ही समझा पाऊंगा। आप लोग इसे रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कांग्रेस प्रणाली देख लीजिए। कांग्रेस प्रणाली के पतन का विश्लेषण। तो आप लोग से वीडियो रोक कर देख लीजिए स्टूडेंट्स। टाइम की कमी रहने की वजह से मैं करा नहीं पा रहा हूँ, इसे समझा नहीं पा रहा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है, पूर्वोत्तर भारत में जातीय राजनीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग जरूर देख के जाएंगे। अब आपका यहाँ नीचे आंसर है, इसे आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, भारतीय जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण पर चर्चा कीजिए। इन क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर देख लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। क्वेश्चन 15 है, भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा, नहीं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। 16 नंबर में भारत में भाषाई समूहों की राजनीति की का क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। आंसर देख लीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस आपको और भी होंगे जो टिप्पणी वाले होंगे। तो और भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सजेस्ट सर्च करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में। जो आपका कोड है, कोड को देखते हुए कोड लिखकर सर्च करना आप अपने अनुसार। ठीक है, तो बीपीएससी 143 का कोड सर्च। तो बीपीएससी 143 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रेम से लिखना, बीपीएससी 143 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रेम से लिखना, आपको मिल जाएगा। तो जिसमें से कुछ टिप्पणी वाले क्वेश्चंस भी आपके रह रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस उसे भी देख लीजिएगा। तो ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा। स्टूडेंट्स कहाँ मिलेंगे? फ्री मिलेंगे। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल रहे हैं? टेलीग्राम में मिलेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। ये आपको टेलीग्राम में मिल रहे हैं। और ये आपका इंस्टा आईडी आप लोग देख लीजिए। इंस्टा में आपको पासवर्ड मिलेगा, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेंगे और इंस्टा में आपको पासवर्ड मिलेगा। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में तरह का नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। चैनल से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।